हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2027 सीरीज का तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आप एसएससी सीजीएल 2027 क्लियर करना चाहते हैं और अभी बिगिनर स्टेज पे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ टियर 1 के लिए नहीं है, टियर 1 टियर 2 कंबाइंड आप मान सकते हैं, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 के सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं है। मतलब हार्डली 5% का फर्क आप मान सकते हैं। स्पेशली मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, रीजनिंग में तो टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जीके तो सिमिलर, जीके इंग्लिश तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कुछ चीजों को अगर हम दरकिनार कर दें तो टियर 1 टियर 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। टीयर 2 में पैटर्न में एक फ़र्क आ जाता है कि वहाँ कंप्यूटर ऐड हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, मैथ, जीके और रीज़निंग, इन चारों सब्जेक्ट्स का स्ट्रैटेजी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं व्हाइल योर प्रिपरेशन, आई एम डैम श्योर एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही पता लग जाएगा आपको कि मेरा 100% इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश जो है वो टियर 1 हो या टियर 2 में सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। मतलब टियर 1 में तो सबका वेटेज बराबर है, लेकिन टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन तो टियर 2 है। तो टियर 2 में सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश ही होल्ड करता है। मतलब 390 में से 135 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है। इट इज़ अ ह्यूज वेटेज, ठीक है? लेकिन अच्छी बात ये है इस बार कि जो टाइमिंग का जो डिफरेंशिएशन कर दिया गया है, हर एक सेक्शन को टाइम अलॉट कर दिया गया है, उसका असर इंग्लिश पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली इंग्लिश में लोगों को बहुत समय नहीं लगता है। जिसका इंग्लिश एवरेज है या जिसका बहुत अच्छा भी है, वो भी आराम से 15 मिनट में इंग्लिश को सॉल्व कर सकता है, ठीक है? अगर मैं टियर 1 की बात करूँ तो। और टियर 2 में अगर 1 घंटे का पेपर है, तो उसमें 30 मिनट आपके लिए इंग्लिश के लिए बहुत है, मच मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप कुछ इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें या क्लोज़ टेस्ट की बात करें, अगर उसको पढ़ने समझने में आपको समय लगता है, तो वो समय आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए इंग्लिश में बहुत रफ़्तार से पढ़ने का जो आपका हैबिट है, उसको आप बदल सकते हैं। या फिर अगर आपको दिक्कत होती है रफ़्तार से पढ़ने में, तो वो हैबिट आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए खुशखबरी है। स्पेशली उनके लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। अब इंग्लिश में क्या है दोस्तों कि आज के वक़्त में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उस पे जो एग्ज़ामिनर है वो ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा पूछा जाने लगा है। मतलब पिछले 1-2 साल में अगर मैं देखूँ, सीजीएल 25 हुआ, 24 हुआ, आरसीज़ बहुत अच्छे आए थे। स्पेशली क्लोज़ टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, कॉम्पिटिटिव देखने को मिला है। मतलब ऐसा है कि आप ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़ होके गलती करेंगे, ठीक है? इसीलिए इंग्लिश की जो मार्किंग है, स्कोर्स है, वो बहुत हाई नहीं जा पाया, ठीक है? पिछले 2 सालों में मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा जाएँगे। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि हर बार लोग क्या करते थे, इंग्लिश में सिंपल है, या तो आता है या तो नहीं आता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो वहाँ पे क्या होता था कि इंग्लिश में लोग टाइम बचाने की कोशिश करते थे कि जल्दी-जल्दी इंग्लिश का पेपर खत्म करके हम लोग मैथ्स और रीज़निंग पे जाएँ, जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग सेक्शन होता है। अब तो टाइम फिक्स हो गया है, तो अब जो है इंग्लिश जो है आप थोड़ा-सा शांति से पढ़ेंगे पैसेज वगैरह को, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना? आप जल्दबाज़ी में कोई ऑप्शन ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इस बार इंग्लिश का जो स्कोर्स है, वो थोड़ा-सा बढ़ेगा इन कंपैरिज़न टू प्रीवियस ईयर्स। बात करें वोकैब की, तो वोकैब हमेशा से डिसेंट रहा है और अब और भी ज़्यादा थोड़ा-सा नीचे लेवल पे ही है। मतलब अगर आप पीवाईक्यू पूरा आपने कर लिया है अच्छे से, तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन वोकैब का छूटे। तो वोकैब के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पीवाईक्यू ही आप कर लें, वही काफ़ी है। बाकी आप जो रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका वोकैब कवर होता है। रीडिंग प्रैक्टिस क्यों करेंगे? आरसीज़ एंड क्लोज़ टेस्ट वगैरह के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको पढ़ के ही आंसर देना है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझना नहीं आ रहा है, तो वो आप कैसे आंसर कर पाएँगे? ठीक है? तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये तय बात है। इसको कोई नहीं काट सकता है। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि आप कोई चंपक नॉवेल लेके आ गए, रीडिंग करना है तो कुछ भी रीड कर लें, नहीं। आर्टिकल बेस्ड रीडिंग जो कि न्यूज़पेपर में जैसा आता है, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सीधा-सीधा आर्टिकल ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ने का हैबिट नहीं है, तो आपको वहाँ पे वो वाला पर्टिकुलर आरसीज़ पढ़ने समझने में दिक्कत होगी और आप क्वेश्चन्स भी गलत करोगे। ठीक है? तो अगर आप आरसी के पीछे फ़ोकस करते हो,
तो आपका आरसी इंप्रूव होगा, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, आपका वोकैब भी इंप्रूव हो रहा है। देख रहे हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ठीक, तो इसमें एक रीडिंग से आपकी कितनी चीज इफेक्ट होगी आप समझ सकते हैं। अब एक पोर्शन बच जाता है ग्रामर। तो ग्रामर दोस्तों इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, और दुर्भाग्यपूर्ण आज के टाइम में हम लोग ग्रामर पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब चीजों पे हमारा ध्यान बहुत कम होता है। हम लोग ग्रामर या वोकैब, रीडिंग की तो बात ही नहीं करता है, ना कोई एजुकेटर ना कोई स्टूडेंट। उसको सीधे समझ में आता है जब एग्जाम हॉल से वो निकलता है तब, कि भाई साहब जो पढ़ना था वही मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, ग्रामर के लिए कुछ नहीं है, या तो कोई बुक खरीद लीजिए, बहुत सारी बुक है ग्रामर रूल्स की, वो उठा के ले आइए, या किसी का कोर्स ले लीजिए, ग्रामर से रूल्स ही तो बताता है, कुछ बताता भी नहीं। वहां से ग्रामर रूल्स आप पढ़ लो, बट ग्रामर रूल्स के लिए वो काफी नहीं है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो करोगे आप पीवाईक्यू से। ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यू पूरा अच्छे से कमान रखते हो उस पे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आप पकड़ बनाने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, स्पेशली एडिटोरियल रीडिंग करते हो, तो आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, कोई नहीं रोकेगा इसे। ठीक है, लिख के दे सकता हूं मैं। अब दिक्कत क्या आएगी आपको, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करेगा। वोकैब अगर याद कर रहे हो पीवाईक्यू वगैरह का, वो आपको याद करने में दिक्कत होगी, तुरंत तुरंत भूलोगे। तो दोस्तों शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत परेशानी होती है, आप शुरू में फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। जो छोड़ देगा वो गायब हो जाएगा। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, उस रास्ते को पकड़ के रखना है। ठीक है, आपने 50 वर्ड याद किए, आपको 4 ही याद हुए, बट हुए तो याद। अगले दिन फिर ट्राई करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल शुरुआत होगी उनकी इंग्लिश की, वो बिल्कुल वोकैब आज से उन्होंने कभी याद नहीं किया है, आज शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए एक टिप मैं दे रहा हूँ कि वो लोग ऐसे, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लुइस की। उसमें क्या है कि वो एक ऐसी बुक है जो कि वोकैब याद करने के प्रति आपका इंटरेस्ट जगा देती है। तो अगर आप उस स्तर पर हैं, तो वो बुक आप खरीद के लाइए, आपको बुक बहुत हेल्प करेगी। बाकी वोकैब के बहुत सारे बुक मार्केट में हैं, वो सब आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। ये बुक उठा लीजिए जिससे कि आप एक स्तर पे आ जाएँ, एंड फिर कोई भी बुक आपके पास हो, चाहे पीवाईक्यू की कोई बुक हो, या स्पेसिफिक कंपनी की कोई बुक है, या वोकैब स्पेशल कोई बुक है, कुछ भी आप पढ़ें, कोई बुक पढ़ने में आपको दिक्कत उसके बाद नहीं आएगी। तो यही दोस्तों इंग्लिश की ओवरऑल स्ट्रेटजी। अगर आप, मतलब बहुत एक-एक चीज़ के ऊपर मैंने बात नहीं की है, जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में तो करता ही रहूँगा। ये मैंने ओवरऑल एक आपको माइंडसेट दे दिया। हाँ, ठीक है, कि इंग्लिश की तैयारी में इन बातों का आप ध्यान रखें। ठीक? ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, अनबायस्ड बात है। किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस में आकर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरा खुद का इंग्लिश का कोई कोर्स नहीं जो कि मैं आपको बेचना है मुझे। जो फैक्ट है, जो सच है, वो मैं आपको बताया हूँ। मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। शुरुआत में बहुत बुरी थी मेरी इंग्लिश। मैंने खुद से घिस-घिस के मेहनत कर के, कि कुछ किसी से पढ़ के, खुद से पढ़ के, किसी से सीख के, खुद इम्प्रूव किया है। उसके आधार पे मैंने अब ये बातें आपको बताई। अब बात आते हैं मैथ्स की। तो दोस्तों मैथ्स में इस बार गेम काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज़ अब सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है, जिसके वजह से आपको बहुत कम समय में काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। मतलब अभी अभी अगर मैं फ़र्ज़ करूँ तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। लेकिन आप एक साथ ही साथ इस बात को भी आप समझें कि जो क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो बहुत टफ लेवल का नहीं आ रहा है। पिछले 1-2 साल से नहीं आया है, और इस बार भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस डिसेंट लेवल के ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमेशा की तरह कुछ कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कैसे उसको अप्रोच करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन केस 25 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेटिव कोई दिख रहा है, या कोई थोड़ा-सा टफ दिख रहा है, उसको तुरंत स्किप करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? ये तो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर इन जनरल मॉक्स भी अगर आप देते हो, तो भी इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो, और अगर अंत में समय बचे, तो फिर उस क्वेश्चन को टैकल करना। शुरू में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे मत लग जाइए, आपका ईज़ी क्वेश्चन भी छूट सकता है उस चक्कर में। ठीक है? अब बात आती है कि आखिर हम लोग ये स्तर को कैसे अचीव करें? मतलब इतने कम समय में इतने क्वेश्चन्स करने हैं, इस लेवल पे खुद को कैसे लाएँ? तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका हथियार होगा दोस्तों, वो होगा प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, मॉडरेट लेवल तक ही आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भरे हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि उन पीवाईक्यूज को आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आप उसको सिंपल बुक लेके प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप पूरे दिन में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप 1 घंटे में या 2 घंटे में 150 या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी टाइमर लगा के करते हैं। इस पे डिपेंड करता है। तो आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जितना बेहतर तरीके से करेंगे, आपकी उतनी ज्यादा जो आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है?
अब होता क्या है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ाने के चक्कर में कई बार 2 गलतियाँ करते हैं। पहला कि हम लोग कई सारे ट्रिक्स और फ़ॉर्मूला रटने के पीछे लग जाते हैं कि अब तो भाई बिना रटे, बिना फ़ॉर्मूला ट्रिक अपनाए कुछ पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कई सारे ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि सही में आपका बहुत समय बचा देते हैं। लेकिन 90% ऑफ द ट्रिक्स जो कि मार्केट में चल रहे होते हैं, जो कि व्यूज़ बटोरने के लिए यूट्यूब पे बार-बार उसको रिवाइंड करके प्ले किया जाता है, वो सिर्फ़ आपको इम्प्रेस करने के लिए है। वो आप नहीं कर पाओगे अप्लाई एग्ज़ाम में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है? तो आपको एक बेसिक सेट ऑफ ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए और उतने से ही आप काफ़ी रफ़्तार में क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने अच्छे ढंग से और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो। डेली आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 100 क्वेश्चंस मुझे करने हैं प्रैक्टिस मैथ्स के, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए, चाहे आपका स्तर चाहे जो भी हो। ठीक है? इसके बाद एक दिक्कत और आएगी, वो ये है कि बहुत रफ़्तार से सॉल्व करने के चक्कर में आप एक्यूरेसी आपकी कम हो सकती है। मतलब 20 क्वेश्चन अगर आपने किए तो 2 क्वेश्चन माइनर मिस्टेक्स की वजह से गलती हो गए। तो ये होता है जब रफ़्तार आपकी बहुत ज़्यादा हो, तो ये माइनर मिस्टेक्स होनी आम बात है। लेकिन अगर आप खुद को उस आदत में ढाल लोगे कि मैं बहुत रफ़्तार से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट है, अगर वो डेव आप बना लोगे वो हैबिट, तो आपकी एक्यूरेसी वाली दिक्कत भी धीरे-धीरे कम और खत्म हो जाएगी आगे जाके। अगर आप आज से ही रफ़्तार से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो। ठीक है? इसका भी यही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस, टाइमर लगा के अच्छी खासी प्रैक्टिस आप करोगे, तो ये दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है? आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प करेगा स्पीड बढ़ाने में और एक्यूरेसी मेंटेन करने में वो होगा मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स तो आप देखते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। किसी भी वेबसाइट को उठाओ, उससे क्वेश्चंस लो सेक्शनल मॉक्स से और सॉल्व कर दो। देखो क्या स्पीड आ रही है, बाकियों का के बीच आपका रैंक क्या है। एनालाइज़ करो और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट फॉलो करने की कोशिश मत करो दोस्तों, आप बुरे फँस जाओगे। अब बात आती है सिलेबस की, सिलेबस कहाँ से पढ़ें, कहाँ से खत्म करें? तो आज के समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का स्तर बहुत टफ नहीं है और अभी एग्ज़ाम होने में 1 साल से ऊपर का समय है आपके पास। तो अभी आप किसी भी टीचर का कोर्स ले सकते हो। जो भी टीचर आपको पसंद हो, मैं यहाँ टीचर का नाम नहीं बताऊँगा। जो टीचर आपको पसंद हो, जिनका पढ़ाने का तरीका पसंद हो, जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जिन्होंने पहले 1-2 बैच पढ़ा रखा है, उसका कोर्स आप आराम से ले सकते हो और फॉलो करो। होता क्या है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बहुत लोग बोलेंगे सर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, टीचर का कोर्स लेना आप क्यों बोल रहे हैं? पहला कि एक तो बहुत समय है, दूसरा कि टीचर आपका काफ़ी समय बचा भी देता है। अगर आप ये कर रहे हो कि पूरा का पूरा सिलेबस ही उससे पढ़ रहे हो, वो गलत बात है भाई। सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? कुछ खुद से ही पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं या कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके क्वेश्चंस बहुत फास्ट सॉल्व आप नहीं कर पाते, कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है आपको। तो टीचर क्या करता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता है और हर चैप्टर के कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको दे देता है। ट्रिक्स तो हालाँकि वो बहुत सारे देता है, लेकिन आप उसमें पिक कर लेना कि कौन-कौन से ट्रिक्स आप अप्लाई कर पा रहे हो अपने क्वेश्चन्स में। उतना ही रोल रखना, ऐसा नहीं कि सिलेबस ले लिए तो आप एक-एक चीज़ उसका पढ़ रहे हैं, एक-एक चीज़ सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन की एक ट्रिक रट रहे हैं, नहीं, ये गलती नहीं करना है। याद रखना कि आपने कोर्स लिया है कि आपकी मदद हो आपकी तैयारी में, उस पर्पज़ से लिया है तो उसकी लिमिटेशन वहीं तक रहने देना। अब किसी से आप मैथ्स पढ़ना आपने चालू किया, एक चैप्टर उसने पढ़ाया, जो थ्योरी पढ़ाई और ट्रिक बताया, वो आपने सीखा, तो सिर्फ़ उसी के क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करने हैं। पीवाईक्यू जो आ रखे हैं एसएससी के वो सॉल्व करो या कोई रैंडम दूसरे क्वेश्चंस बैंक से उनको सॉल्व करो। तब आपको एग्ज़ैक्टली पता चल पाएगा कि वो टीचर ने आपको जो ट्रिक्स बताए हैं वो कितने हेल्पफुल और कितने एप्लीकेबल हैं। ठीक है? क्योंकि अपने सेट में तो वही क्वेश्चन डालेगा जो उसके ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन असलियत वहाँ जाके आपको पता लगेगी। इसके अलावा एक बात का और आप ध्यान रखना दोस्तों कि अल्टीमेटली मैथ्स में अब खेल है स्पीड और एक्यूरेसी का। ठीक है? और स्पीड और एक्यूरेसी असल मायने में तब आती है जब आप खूब प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैंने बताया। एक और एलिमेंट है वहाँ पे, वो है कि आपने अपने डर को ओवरकम कर लिया। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हमें दिख रही है, पढ़ने में बहुत लंबा है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, हम लोग डर जाते हैं वहाँ पे। इस हद तक प्रैक्टिस करना है आपको कि वो डर आपके अंदर से निकल जाए। क्योंकि जब तक वो डर रहेगा तब तक आपकी एक्यूरेसी भी नीचे ही रहेगी, आपकी स्पीड को भी वो इनहिबिट करेगा। ठीक है? तो किसी क्वेश्चंस, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन या स्पेसिफिक चैप्टर से या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑप्शंस, है ना? से अगर आपको डर लगता है या सेट ऑफ कैलकुलेशन से आपको डर लगता है, बड़े-बड़े कैलकुलेशन, तो वही सारे क्वेश्चन लो और सॉल्व करो। ठीक है? ताकि एकदम मतलब फ्लुएंट हो जाओ आप बिल्कुल और जो डर है आपके अंदर, आपके गले में अटका हुआ, वो निकल जाए। एक बार वो निकल गया,
फिर स्काई इज द लिमिट फॉर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ 2 चीज़ आपको करना है इसमें। इसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए, या तो सेक्शनल मॉक दीजिए या प्रॉपर पीवाईक्यू मॉक दीजिए या फिर फ्रेश मॉक दीजिए। सिर्फ आपको मॉक बेस्ड पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू आ रखे हैं, पीवाईक्यू की बुक एक ले आइए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस इतना काफ़ी है रीजनिंग के लिए। थ्योरी की बात करें तो एक बार रीजनिंग का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, और जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि वेन डायग्राम ट्रिक्स करके यूट्यूब पे सर्च कर लो, कुछ वीडियोस आ जाएंगे, किसी के वीडियो देख लो, काफी है। ब्लड रिलेशन ट्रिक्स वीडियोस देख लो, एक दो काम हो जाएगा। उतना ही उसका सिलेबस, और उतना ही पढ़ना है रीजनिंग को। इससे ज्यादा समय नहीं देना है रीजनिंग को। प्लीज प्रॉमिस मी कि आप ऐसा करोगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जीके। बात करते हैं जीके की दोस्तों। तो जीके का आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाइप बन गया है। बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं बिकॉज जीके में अब सब कुछ अनसर्टेन हो गया है। एसएससी कब कहाँ क्या पूछ ले कोई नहीं जानता है, इसीलिए जीके में अब कोई दावा नहीं कर सकता है। टीचर्स लोग आज भी दावा कर रहे हैं तो उनका दावा झूठा है। प्लीज उनके जाल में मत फंसिएगा। ठीक है, उनका अपना कोर्स बेसिकली वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझें कि जितना भी आप जीके पढ़ लें, यू कांट बी असर्टेंड कि मेरे इतने मार्क्स तो आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं आप बोल सकते। उसके मूड पे है, क्या क्वेश्चन वो डाल देगा, कुछ आप नहीं कर सकते। बट आपको बेर मिनिमम करना है। बेर मिनिमम करने का मतलब जितना बाकी लोग पढ़ रहे हैं उतना तो आपको पढ़ ही लेना है। पहला, एक परमार एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, उसमें क्या है कि वन शॉट वीडियोस उन्होंने जीके के सारे टॉपिक्स के डाले हुए हैं और बहुत लोगों ने उनको देखा है। अब वो कैसा पढ़ाते हैं इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपको जैसे लगते हैं आप उस हिसाब से उसको परसीव कीजिए। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्योंकि उनके वीडियोज़ बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आपको पसंद हो या ना हो, आपको भी उनका वो स्पेसिफिक एटलीस्ट वन शॉट वाला वीडियो तो देखना पड़ेगा। ताकि आप उन हज़ारों लाखों बच्चों से नीचे ना रह जाएँ, पीछे ना रह जाएँ, जो कि उनको फॉलो करते हैं। बिकॉज़ उनका तो वो सिलेबस कंप्लीट है, उतना तो वो पढ़ा है। तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो एटलीस्ट उनके बराबर में तो आना पड़ेगा। बराबर आने के लिए वो लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप करना। जो भी पॉपुलर कोई स्टडी मटेरियल्स है, कोई बुक है, तो उसको आपको फॉलो करना होता है अगर आप कॉम्पिटिशन बीट करना चाहते हैं तो। सिमिलर बात जैसे मैंने बोली बुक्स, बुक कोई एक फॉलो करना, इतना ज़्यादा बुक के पीछे आप पागल मत हो कि ये भी उसने भी बुक ले आया, वो भी बुक ले आया, नहीं। बुक आप ल्यूसेंट की बुक ले आओ, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है। फैक्चुअल बेस्ड अगर आपको जीके पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी बुक है, उससे कंसाइज़ बुक नहीं मिलेगी आपको। तो जीके की बुक ले आओ, उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ो। 1 साल से ऊपर का समय है आपको। अगर आपने डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ा, आधा घंटा भी अगर आपने डेली जीके पढ़ लिया ना, बहुत ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ जाएगा जीके का। ठीक है? करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो करंट अफेयर्स अभी क्या है कि एग्ज़ाम जब आपका होगा, उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर, 1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स नॉर्मली आता है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ामिनर ही अगर घुमा हुआ हो तो 4 साल पहले का ही पूछ लेगा। लेकिन अभी अभी का जो समय है इससे 6 महीने पहले यानी कि जनवरी 2026 से लेके जब भी एग्ज़ाम हो आपका, उस एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप करंट अफेयर्स बुक्स से करो। कोई बुक आप ले आओ, ईयरली बुक या मंथली बुक जो आती है, उससे आप करो। और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ आते हैं। बेस्ट 500 करंट अफेयर्स, बेस्ट 300 करंट अफेयर्स इन द लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर, इस टाइप के वीडियोज़ आते हैं, जो वन शॉट टाइप के वीडियोज़ होते हैं। उनसे आप करंट अफेयर्स कर लो, तो आपका एक तरीके से बिल्कुल मतलब परफेक्ट प्लानिंग आपकी हो जाएगी। माने आपकी जो मतलब क्या होता है वो मुकम्मल हो जाएगा वो प्रिपरेशन करंट अफेयर्स को लेके। तो जीके के लिए आप इस बात को ध्यान रखो। और होता क्या है ना कि जीके में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके हर टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट सेम रहे। तो एक-आध टॉपिक को आप ड्रॉप कर सकते हो, ये रिस्क आप ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा है ना कि जीके स्कोरिंग तो है नहीं, तो अब कोई एक तो ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चंस हालाँकि उससे 2-3 आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं ये पढ़ने में घुस गया तो बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं जीके के वो मैं सही से पढ़ नहीं पाऊँगा। तो एक-आध टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? हालाँकि ये बहुत अच्छी मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ इस मामले में। ये मैं जनरली तब देता हूँ जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है। लेकिन अभी ही मैं आपको ये आपके कान में ये बात डाल दे रहा हूँ कि अगर आपको फीलिंग आए कि ये मेरे बस की नहीं है, इसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। जब सब कुछ आपने पढ़ लिया और कुछ पढ़ने का आपको मन नहीं है, तब जाके उस टॉपिक को पढ़िएगा। ये एक जनरल स्ट्रेटजी होती है जीके में मार्क्स को बैलेंस करने का। और एक बात कि जीके में कभी भी मार्क्स बढ़ाने के पीछे एफर्ट मत कीजिएगा, ओवरऑल मार्क्स आपके कम हो जाते हैं।
जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीके में मार्क्स बढ़ाऊँगा, 50 में अगर 10 नंबर आ रहे हैं, उसको मैं 25 लेके आऊँगा, आप उसको दिन-रात पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल मार्क्स आपका डिक्रीज़ होगा ही होगा। क्योंकि वैसे सूरत में आप रीज़निंग कम पढ़ोगे, आप इंग्लिश कम पढ़ोगे, आप मैथ्स कम पढ़ोगे। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है, सबसे ज़्यादा उसको पढ़ना है। फिर वेटेज जीके का है, तब उसको पढ़ना है। फिर मैथ्स एंड देन रीजनिंग। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी, थोड़ा-सा उल्टा बोल दिया, पहले मैथ्स है तब जीके है, ठीक है? उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके तैयारी करनी है। स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं दोस्तों कि आप कुछ सोच के पढ़ो। आप 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ के बच्चे नहीं हो, आप एक ग्रेजुएट हो। तो अब कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो जो आप पढ़ रहे हो आपके लिए कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए वो काम आएगा आपके एग्ज़ाम में भी कि नहीं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यही दोस्तों एक ओवरऑल मेरी तरफ से एक एक गाइडेंस थी आपके लिए कि आपको सब्जेक्ट वाइज़ क्या स्ट्रैटेजी आपको फ़ॉलो करनी है एंड ऑफ ऑल हर सब्जेक्ट के आपको मार्क्स देते रहने हैं थ्रू आउट। कभी भी ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि सिलेबस खत्म होगा तब मैं मार्क दूँगा, नहीं। सिलेबस खत्म करके मार्क नहीं दिया जाता है। आप एक बेसिक डिसेंट लेवल ऑफ सिलेबस आप कवर कर लीजिए 10%, 5%, 15% जो कि बिल्कुल बेसिक है और तब से ही आप मॉक देना चालू कर सकते हैं। बिकॉज़ मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि एक प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का अगर नाम लेने बोलूँ तो मैं मॉक टेस्ट का ही लूँगा। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप मॉक्स देंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट को फेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। कभी भी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बैठ गए मॉक देने के लिए, ठीक है? तो मॉक से बिल्कुल भी बचिएगा मत। जितना बचिएगा, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स उतने कम जाएँगे। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टारगेट एसएससी सीजीएल 2027 की वीडियो नंबर 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।